आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ने वाले हैं। इस सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ने से पहले हम लोग ताम्र पाषाण काल का अध्ययन करने वाले थे, लेकिन अब हम लोग पहले सिंधु घाटी की सभ्यता को पढ़ने के बाद ताम्र पाषाण काल का अध्ययन करेंगे। तो आज जो हम लोगों का टॉपिक होगा वो होगा सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता के अंतर्गत हम लोग क्या क्या देखेंगे। सिंधु घाटी की सभ्यता के अंतर्गत जो हम लोगों का पहला टॉपिक होने वाला है वो ये होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के खोज का इतिहास क्या रहा है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के खोज का इतिहास। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के खोज के इतिहास को देखने के बाद हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के नामकरण पर चर्चा करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य नाम कैसे पड़े और क्या क्या नाम है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण। सिंधु घाटी सभ्यता के नामकरण के बाद हम लोग इसके विस्तार के बारे में चर्चा करेंगे। विस्तार, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, भौगोलिक विस्तार। भौगोलिक विस्तार। भौगोलिक विस्तार के बाद हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के विकास के बारे में बात करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के विकास में किन लोगों की भूमिका रही है। भौगोलिक विस्तार के बाद इसका विकास। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास किनके द्वारा किया गया, विदेशियों के द्वारा या फिर भारतीयों की मूल संस्कृति थी। तो सभ्यता का विकास या सभ्यता का मूल, सभ्यता का मूल स्वरूप। आज के वीडियो में हम इस सिंधु घाटी सभ्यता के इस 4 टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। तो इसमें खोज के इतिहास में हम लोग ये देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का खोज प्रारंभ कहाँ से होता है। इसके बाद जो नामकरण है, नामकरण में हम लोग देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के नाम जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता। इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी की सभ्यता कैसे पड़ा। दूसरा जो है हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। इसके बाद सरस्वती सभ्यता, सरस्वती सभ्यता, सरस्वती सभ्यता। प्रथम नगरीय क्रांति, प्रथम नगरीय क्रांति। और प्रथम नगरीय क्रांति के बाद कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोग खोज का इतिहास पढ़ने के बाद जब हम नामकरण पढ़ेंगे तो इसमें ये देखेंगे कि इसका नाम सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों पड़ा। हड़प्पा सभ्यता, सरस्वती सभ्यता, प्रथम नगरीय क्रांति या कांस्य युगीन सभ्यता भी इस सभ्यता को कहते हैं। तो ऐसा क्यों कहते हैं। भौगोलिक विस्तार में हम लोग देखेंगे कि इसका विस्तार पूर्व से पश्चिम, उत्तर, दक्षिण तक कहां कहां तक था। पूर्व, पश्चिम, उत्तर व दक्षिण में किन किन क्षेत्रों में था। किन किन क्षेत्रों तक था। ये हम इसमें भौगोलिक विस्तार में देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थान, सबसे पूर्वी पूरा स्थल कौन सा था।
सबसे पश्चिमी, सबसे उत्तरी और सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा था और किस नदी के किनारे था? विकास या सभ्यता के मूल स्वरूप के बारे में जब हम बात करेंगे तो दो टॉपिक पे बात करेंगे, जो होगा कि विदेशी उद्भव का मत, विदेशी उद्भव का मत, और जो दूसरा होगा वो होगा देशी उद्भव का मत, देशी उद्भव का मत। हम लोग इसमें देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के खोज के बाद कई विद्वानों की एक टोली ये कहती है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो मूल स्वरूप है वो आयातित सभ्यता है। वो विदेशों से लोग आकर यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता का विकास करते हैं, और एक विद्वानों की टोली ये कहती है कि सिंधु घाटी की सभ्यता जो है वो यही की मूल सभ्यता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो हम लोग खोज का इतिहास देखते हैं तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सन 1826 की बात है। सन 1826 में चार्ल्स मेंसन को चार्ल्स मेंसन का ध्यान हड़प्पा टीले की ओर आकर्षित होता है। सबसे पहले सन 1826 में सन 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेंसन का ध्यान आकर्षित होता है हड़प्पा के टीले की ओर, और उन्हें इस बात का शक होता है कि हो सकता है कि यहाँ पे कोई सभ्यता का अवशेष, किसी सभ्यता का अवशेष यहाँ पे दबा हुआ होगा। सन 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेंसन का ध्यान हड़प्पा के टीले की ओर आकर्षित होता है, हड़प्पा के टीले की ओर आकर्षित होता है। यहाँ पे इनको इस बात का एहसास होता है, इस बात का शक होता है चार्ल्स मेंसन जी को कि हो सकता है कि यहाँ पे कोई प्राचीन सभ्यता दबी हो। प्राचीन सभ्यता दबे होने का, कैमरा सही कर दीजिए सर, क्लियर नहीं आ रहा है, सही कर दीजिए। हुआ? ठीक ठीक। तो हम लोग बात कर रहे थे कि 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेंसन का ध्यान हड़प्पा के टीले की ओर आकर्षित हुआ, और उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि हो सकता है कि यहाँ पे किसी प्राचीन सभ्यता के अवशेष दबे हो सकते हैं, आकर्षित होता है। इसके बाद सन 1826 ईस्वी के बाद 1853 ईस्वी में उस समय अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष होते हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम इसके बाद आते हैं 1853 ईस्वी में। सन 1853 ईस्वी में चार्ल्स मेंसन को इस बात का पता चलता है, हड़प्पा के टीले को देखने के बाद ऐसा लगता है इनको कि हो सकता है यहाँ पे कोई प्राचीन सभ्यता दबी हुई हो। इसकी जानकारी पाने के बाद सन 1853 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अध्यक्ष अलेक्जेंडर कनिंघम यहाँ पे जाते हैं और इसका अध्ययन करते हैं। 1853 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम
कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का अध्यक्ष या जनक माना जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जनक जो हैं वो अलेक्जेंडर कनिंघम हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जनक रहे हैं। विभाग के जनक के रूप में अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। तो 1853 ईस्वी में इनको पता चलता है, तो 1853 ईस्वी में जाके ये हड़प्पा टीले का अध्ययन करते हैं। लेकिन उस समय 1853 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम हड़प्पा के टीले का अध्ययन करने के बाद भी इनको पर्याप्त जानकारी नहीं मिल पाती है। लेकिन इनको वहां से पर्याप्त जानकारी नहीं मिल पाती है, लेकिन इनको पर्याप्त जानकारी नहीं मिलने के कारण, पर्याप्त जानकारी नहीं मिलने के कारण इस सभ्यता का विस्तार, इस सभ्यता के बारे में विस्तारित रूप से हमें पता नहीं चल पाता है। तो इनको 1853 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम इस सभ्यता के बारे में विस्तार रूप से जानने में असफल होते हैं। जानकारी नहीं मिलने के कारण ये असफल होते हैं। ये रहा दूसरा प्रयास होते हैं। 1826 ईस्वी के बाद 1853 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम का दूसरा प्रयास होता है इस सभ्यता के बारे में कुछ जानने का। यहाँ पे अधिक जानकारी न मिलने की वजह से ये असफल होते हैं। उसके बाद 1856 ईस्वी में लाहौर से कराची तक रेलवे लाइन बिछाए जाने का कार्य चल रहा था। सन 1856 ईस्वी में लाहौर से मुल्तान या फिर लाहौर से कराची तक रेलवे लाइन बिछाए जाने का कार्य हो रहा था, और इस कार्य में दो इंजीनियर भाई कार्यरत थे। दोनों इंजीनियर थे। 1856 ईस्वी की बात है, ये तीसरा प्रयास था, तीसरा मौका था कि भारत में सिंधु घाटी किसी भी सभ्यता के दबे होने का प्रमाण मिलता। ये तीसरा मौका था 1856 ईस्वी में। 1856 ईस्वी में हुआ क्या कि लाहौर से कराची तक, लाहौर से कराची या मुल्तान तक, कराची तक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, बिछाई जा रही थी। इस कार्य में, इस काम में दो इंजीनियर, दो भाई थे, विलियम ब्रंटन और जॉन ब्रंटन। विलियम ब्रंटन और जॉन ब्रंटन, जॉन ब्रंटन, ये दोनों भाई थे। और इनको रेलवे लाइन बिछाए जाने के दौरान, रेलवे लाइन बिछाए जाने के दौरान हड़प्पा के आसपास वाले क्षेत्रों में इनको कुछ कंकड़ और ईंटों की आवश्यकता पड़ी। इनको कुछ कंकड़ और मिट्टी की आवश्यकता पड़ी। तो आसपास यहीं पे हड़प्पा नामक टीले पर इनका ध्यान
गया, हड़प्पा नामक टीले पे इनका ध्यान गया। वहां पे टीलानुमा संरचना बना हुआ था, इस पर इनका ध्यान गया और यहां से इन्होंने मिट्टी खुदवाना, कंकड़ खुदवाना स्टार्ट किया। और इस दौरान इनको यहां से हड़प्पा कालीन कुछ ईंटें प्राप्त होना प्रारंभ हो गई, यहां से इनको ईंटें मिलने लगी। तो विलियम ब्रंटन और जॉन ब्रंटन ने भी 1856 ईस्वी में इनको भी एक मौका मिलता है यहाँ ये पता लगाने का कि यहाँ पे हो सकता है कि कोई सभ्यता दबी हो। 1856 ईस्वी में लाहौर से कराची तक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। इसी दौरान विलियम ब्रंटन और जॉन ब्रंटन को हड़प्पा के टीले से कुछ ईंटें प्राप्त हुए, हड़प्पा के टीले से कुछ ईंटें प्राप्त हुई। कुछ ईंटें प्राप्त हुई। 1856 ईस्वी में जब लाहौर से कराची के बीच रेलवे लाइन बिछाए जाने का कार्य प्रारंभ था, तो जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन दो भाई इसमें कार्यरत थे, दोनों इंजीनियर थे। इनको कुछ मिट्टी कंकड़ की आवश्यकता पड़ी, तो इन्होंने हड़प्पा के टीलों से मिट्टी और कंकड़ प्राप्त करने के लिए खुदाई का कार्य प्रारंभ कर दिया। इस खुदाई के दौरान इनको यहां से कुछ ईंटें प्राप्त हुई। इस समय इन्हें इस बात का एहसास हुआ कि हो सकता है यहाँ किसी प्राचीन सभ्यता के अवशेष को दबे होने का प्रमाण मिल सकता है। ये था तीसरा मौका कि भारत में किसी प्राचीन सभ्यता के अवशेष का पता लगाने का। उसके बाद 1853 ईस्वी में, इसके बाद 1873 ईस्वी में, 1873 ईस्वी में जब विलियम ब्रंटन और जॉन ब्रंटन को इस बारे में पता चला कि यहाँ से कुछ ईंटें निकले, तो उसके बाद फिर से पुनः एक प्रयास 1873 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया। 1873 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने पुनः हड़प्पा के टीले का अध्ययन किया। कनिंघम ने पुनः हड़प्पा के टीले का अध्ययन किया। यहां से इस बार इनको कुछ अवशेष प्राप्त हुए। 1873 ईस्वी में जब अलेक्जेंडर कनिंघम ने दोबारा इस हड़प्पा टीले का अध्ययन करने आते हैं, तो यहाँ पे इस बार इनको कुछ सफलताएं देखने को मिलती हैं। इस बार इनको यहां से कुछ मुद्राएं और कुछ अन्य अवशेष प्राप्त होते हैं। यहां से कुछ मुद्राएं व अन्य अवशेष प्राप्त होते हैं जो कि सिंधु घाटी की सभ्यता के संदर्भ में रहे होंगे। कुछ मुद्राएं और अवशेष प्राप्त होते हैं।
कुछ मुद्राएं और अन्य अवशेष प्राप्त होते हैं 1873 ईस्वी में। इस बार अलेक्जेंडर कनिंघम कुछ हद तक सफल होते हैं और मुद्राएं और अवशेष प्राप्त होते हैं इनको, और इस बात को आगे चलकर सन 1875 ईस्वी में, सन 1873 के बाद 1875 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस बात को आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजी सर्वे में 1873 के बाद 1876 ईस्वी में, 1853 ईस्वी में जब अलेक्जेंडर कनिंघम कुछ मुद्राएं और कुछ अन्य अवशेष यहां से प्राप्त करते हैं, तो उसके बाद आर्कियोलॉजी सर्वे रिपोर्ट में 1876 में इस बात को प्रकाशित करते हैं कि हमने हड़प्पा के टीले से कुछ मुद्राएं और यहां से कुछ अन्य अवशेष प्राप्त किए हैं। तो यह बात स्पष्ट होता है कि यहाँ पे कोई सभ्यता दबी होगी। 1876 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम, 1873 ईस्वी में इन्होंने अर्थात अलेक्जेंडर कनिंघम ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट, आर्कियोलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट में प्रकाशित करते हैं। आर्कियोलॉजी सर्वे रिपोर्ट, आर्कियोलॉजी सर्वे रिपोर्ट में इस बात को प्रकाशित कर देते हैं, इस बात को, इस घटना को प्रकाशित कर देते हैं, प्रकाशित करते हैं। अब ये बात जग जाहिर हो जाती है कि भारत में, हालांकि पुख्ता प्रमाण अभी तक नहीं मिल पाया था, लेकिन कहीं न कहीं आंशिक रूप में हमें ये बात पता चल गया था कि हो सकता है कि भारत में हड़प्पा नामक स्थल से कुछ ऐसे साक्ष्य मिल सकते हैं जो हमें ये इंगित करें, ये संकेत दें कि भारत में पहले से प्राचीन काल में भारत में कोई सभ्यता रही होगी। जबकि उस समय तक, जब तक हमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में नहीं पता चल जाता है, तब तक, या पाषाण काल के बारे में हम लोगों को नहीं पता चल पाया था, तब तक हम लोग यही मानते थे कि हम लोगों का इतिहास वैदिक काल से रहा होगा। अब ये 1876 ईस्वी में आर्कियोलॉजी सर्वे रिपोर्ट में इस बात को प्रकाशित कर देते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम कि हड़प्पा के टीले से हमें कुछ अवशेष के अलावा सिक्के, यहाँ पे कुछ मुद्राएं और इसके अलावा कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस बात को 1876 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने प्रकाशित कर दिया। अब अगली बात जो है वो आती है खोज का इतिहास के संदर्भ में। जब हम सिंधु घाटी सभ्यता के आते हैं तो 1873 के बाद 1912 ईस्वी आता है। 1912 में जॉन फ्लिट ने हड़प्पा के टीले का अध्ययन किया। 1912 ईस्वी में 1912 ईस्वी में जॉन फ्लिट ने हड़प्पा के टीले का अध्ययन किया। हड़प्पा के टीले का अध्ययन किया, लेकिन यहाँ पे ये भी असफल होते हैं कि ये बताने में कि यहाँ पे है क्या, यहाँ पे किसी सभ्यता के दबे होने का पुख्ता प्रमाण देने में
या विस्तारित प्रमाण देने में, इसके बारे में कुछ अधिक बताने में ये भी असफल होते हैं। जब ये 1912 ईस्वी में जॉन फ्लिट ने हड़प्पा के टीले का अध्ययन किया तो इन्होंने आर्कियोलॉजी सोसाइटी, एशियाटिक सोसाइटी में इस बात को प्रकाशित कर दिया। एशियाटिक सोसाइटी में इनको कुछ यहां से इनको भी कुछ अवशेष प्राप्त होते हैं, तो इसके बारे में इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी में प्रकाशित कर दिया। 1812 ईस्वी में जॉन फ्लिट ने हड़प्पा के टीले का अध्ययन किया और एशियाटिक सोसाइटी में इस बात को प्रकाशित कर दिया। एशियाटिक सोसाइटी में इसको प्रकाशित किया। जो भी चीजें इनको यहां से प्राप्त हुई प्रकाशित कर दिए। जो साक्ष्य, जो चीजें यहां से इनको प्राप्त हुई, जो पुरातत्व यहां से इनको प्राप्त हुआ होगा, उसके बारे में इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी में प्रकाशित कर दिया। उसके बाद अब आते हैं सर जॉन मार्शल होते हैं अगले भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष होते हैं सर जॉन मार्शल। 1921 की बात है। 1912 के बाद जो इसके संदर्भ में अगला शोध होता है वो होता है सन 1921 में। इस समय तक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सर जॉन मार्शल हो चुके होते हैं। इस समय सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में 1921 ईस्वी में सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा के टीले का उत्खनन व्यापक रूप से करवाया। सन 1921 में सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में, इस समय सर जॉन मार्शल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष हो चुके होते हैं। तो इन्हीं के नेतृत्व में राय बहादुर दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स ने हड़प्पा के टीले का उत्खनन करवाया और ये व्यापक उत्खनन था। और इस बार इनको सफलता मिल जाती है ये जानने में कि यहाँ पे एक सभ्यता दबी हुई है। 1921 में सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा के टीले का उत्खनन करवाया। हड़प्पा के टीले का डिटेल में उत्खनन करवाया। टीले का उत्खनन करवाया। 1921 में अब इतना 1926 ईस्वी में सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में सर्वप्रथम चार्ल्स मैनसन को 1826 ईस्वी में सर्वप्रथम चार्ल्स मैनसन को इस बात का एहसास होता है कि यहाँ पे कोई सभ्यता दबी होगी। 1826 ईस्वी से चलते चलते 1921 ईस्वी में लगभग 100 साल लग गए इस बात को जानते जानते कि यहाँ पे कोई सभ्यता दबी है।
तो इतिहास का खोज जो रहा है सिंधु घाटी सभ्यता की या हड़प्पा सभ्यता के इतिहास का जो खोज रहा है लगभग लगभग 100 साल का रहा है। अंततः 1921 में सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने हड़प्पा के टीले का उत्खनन करवाया और यहाँ पे ये सफल होते हैं ये जानने में कि भारत में किसी प्राचीन सभ्यता के दबे हुए होने का यहाँ पे साक्ष्य है, दबे होने का सबूत है। 1921 में सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा के टीले के उत्खनन हड़प्पा के टीले का उत्खनन करवाया। यहाँ पे ये बात अब जाके पता चलती है कि भारत में कोई प्राचीन सभ्यता थी। उसके बाद 1922 ईस्वी में 1922 ईस्वी में सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में ही राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का उत्खनन करवाया। 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य करवाया। इन दोनों स्थलों का उत्खनन कार्य होने के बाद 1924 ईस्वी में सर जॉन मार्शल ने इस बात को प्रकाशित कर दिया, इस बात को जग जाहिर कर दिया कि भारत में पहले से कोई सभ्यता विद्यमान थी जो कि दब गई है, इस समय दबी हुई अवस्था में है और इस सभ्यता के अवशेष हमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद हड़प्पा के टीले का उत्खनन पुनः होता है माधव स्वरूप वत्स द्वारा। 1928 ईस्वी में 1921, 1922 इसके बाद 1928 ईस्वी में माधव स्वरूप वत्स ने हड़प्पा टीले का पुनः उत्खनन करवाया। 1928 ईस्वी में माधव स्वरूप वत्स ने भी हड़प्पा टीले का उत्खनन करवाया। हड़प्पा टीले का उत्खनन करवाया। 1928 ईस्वी में माधव स्वरूप वत्स ने हड़प्पा नामक टीले का उत्खनन, उसके बाद 1846 ईस्वी में मार्टिमर व्हीलर 1946 ईस्वी में मार्टिमर व्हीलर महोदय ने हड़प्पा के अन्नागार व अन्य पुरावशेषों का अध्ययन किया। पुरावशेषों का
अध्ययन किया। ये रहा हमारा जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, या हड़प्पा सभ्यता है, या कांस्य युगीन सभ्यता है, या प्रथम नगरीय क्रांति है, इसके खोज का इतिहास रहा है, ये हमारा हुआ कंप्लीट 1946 ईस्वी तक। 1946 ईस्वी में जो मार्टिमर व्हीलर ने जो हड़प्पा के अन्नागार व अन्य पुरावशेषों का जो पुनः अध्ययन किया है, वो दरअसल अध्ययन इन्होंने इस बात को जानने के लिए किया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का मूल स्वरूप का क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन है। अब हम लोगों का जो पहला टॉपिक था सिंधु घाटी सभ्यता क्या के इतिहास, खोज के इतिहास के संदर्भ में, वो हम लोगों का पूरा हुआ। अब हम लोगों का जो अगला टॉपिक होगा वो है सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण। सिंधु घाटी सभ्यता का जो खोज का इतिहास है 1946 तक हम लोगों का कंप्लीट हुआ। अब नामकरण में हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के नामकरण में, तो जो पहला नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता। हम देखते हैं कि जब प्रारंभ में सन 1946 तक, सन 1947 तक लगभग सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में लगभग 40 पुरास्थलों का उत्खनन कराया जा चुका था। आजादी से पहले 1947 तक या 46 तक, 1947 तक भारत में इस सभ्यता के संदर्भ में लगभग 40 स्थलों का उत्खनन हो चुका था। 1947 तक भारत में इस सभ्यता के संदर्भ में, इस सभ्यता के संदर्भ में in the context of this civilization लगभग 40 पुरास्थलों का उत्खनन संपन्न हो चुका था। पुरास्थलों का लगभग 40 पुरास्थलों का उत्खनन संपन्न हो चुका था, संपन्न हो चुका था। इन 40 स्थलों में से अधिकांश स्थल सिंधु नदी या इसके सहायक नदियों के घाटियों में, या सिंधु नदी के आसपास, या सिंधु नदी के सहायक नदियों के आसपास पाए गए। इन 40 स्थलों में हो चुका था। सन 1947 तक बात करें, जब तक भारत आजाद हुआ तब तक सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में लगभग 40 पुरास्थलों का उत्खनन हो चुका था, जिसमें से अधिकांश स्थल सिंधु नदी या इसके सहायक नदियों के आसपास पाए गए थे, चुका था, जिसमें से अधिकांश स्थल सिंधु नदी या उसकी सहायक नदियों के आसपास, सिंधु नदी या उसकी सहायक नदियों के आसपास, सहायक नदियों के आसपास पाए गए हैं।
जिसमें से अधिकांश स्थल जो है सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी या उसकी सहायक नदियों के आसपास पाए गए। इसलिए इसलिए इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी की सभ्यता रख दिया गया। सभ्यता का नाम सिंधु घाटी की सभ्यता सभ्यता रख दिया गया। सभ्यता रखा गया। हेलो ए सिंधु घाटी की सभ्यता रखा गया। हमने देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता के या इस सभ्यता का जो नामकरण है, इस नामकरण के अंतर्गत सबसे पहले नंबर पे हम देख रहे हैं कि इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी की सभ्यता पड़ा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि 1947 तक भारत में इस सभ्यता के संदर्भ में लगभग 40 पुरास्थलों का उत्खनन संपन्न हो चुका था और इन 40 स्थलों में से अधिकांश स्थल जो थे वो सिंधु नदी या उसके सहायक नदियों के आसपास पाए गए। इस कारण इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी की सभ्यता रख दिया गया। अब नामकरण में सिंधु घाटी सभ्यता की नामकरण नामक सब टॉपिक के अंतर्गत अगला नाम हम देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता हुआ क्या कि 1947 के बाद ज्यों-ज्यों इस सभ्यता के अन्य स्थलों की खुदाई होती गई, त्यों-त्यों इस बात का एहसास होता गया कि जो सिंधु घाटी या उसकी सहायक नदियां हैं उसके अलावे भी अन्य नदियों के आसपास भी इस सभ्यता के पुरास्थल या इस सभ्यता से संबंधित पुरास्थल प्राप्त होते गए। तो खुदा 1947 के बाद इसके बाद ये जो नामकरण है वो हड़प्पा सभ्यता, इसका नाम क्यों पड़ा हड़प्पा सभ्यता? इसका नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा? 1947 के बाद जब और स्थलों का उत्खनन लगातार होता गया तो देखा गया कि सिंधु नदी या उसके अन्य सहायक नदियों के आसपास ही नहीं बल्कि इसके अलावा सिंधु नदी और इसके सहायक नदियों के अलावा भी अन्य नदियों के आसपास इस सभ्यता के पुरास्थल प्राप्त होने लगे। तो जैसे जैसे उत्खनन कार्य बढ़ते गए, उत्खनन कार्य अन्य क्षेत्रों में कराया जाने लगा, वैसे वैसे देखा गया कि देखा गया कि सिंधु व उसकी सहायक नदियों के अलावा अन्य नदियों के आसपास भी
इस सभ्यता के अवशेष मिलते गए। हड़प्पा सभ्यता हमने इसका नाम क्यों रखा? हमने जब 1947 के बाद जब उत्खनन कार्य तेजी से आगे बढ़ा तो देखा गया कि सिंधु नदी ही नहीं, सिंधु नदी या सिंधु नदी की सहायक नदियां ही नहीं बल्कि अन्य नदियों के आसपास भी इस सभ्यता से संबंधित अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसके बाद तब ये चर्चा का विषय बना कि अब इसका नाम सिंधु घाटी की सभ्यता रखना उचित नहीं होगा। तो जब ये चर्चा हुआ तो इस यहाँ पे ये बात हुआ कि अब इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रख देते हैं और हड़प्पा सभ्यता नाम रखने का जो आधार होगा वो ये होगा कि इस सभ्यता के संदर्भ में खोजा गया जो सबसे पहला स्थल था उस स्थल के नाम पे ही इस सभ्यता का नाम रख दिया जाता है। क्योंकि किसी नदी विशेष के संदर्भ में हम ये नहीं तय कर पाएंगे कि किस नदी के आसपास विशेष रूप से ये सभ्यता बड़ी पली और पनपी। हमने देखा कि सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के अलावा अन्य नदियों के आसपास भी इस सभ्यता के अवशेष मिलते गए। तो इसका नामकरण पुनः करना पड़ा और इस आधार पर कि इस सभ्यता के संदर्भ में खोजा गया पहला स्थल इस आधार पर कि सिंधु घाटी इस सभ्यता के संदर्भ में खोजा गया पहला स्थल हड़प्पा था। इस आधार पर कि इस सभ्यता के संदर्भ में खोजा गया पहला स्थल हड़प्पा था, इसलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया। इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया। हमने देखा था कि सन 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में पहली बार हड़प्पा टीले का उत्खनन करवाया और वहां से पता चलता है कि भारत में किसी प्राचीन सभ्यता के अवशेष दबे हुए हैं। इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। तो हमने देख लिया कि सिंधु घाटी सभ्यता का या इस सभ्यता का जो नवीन सभ्यता है जो हमने प्राप्त किया है 1921 में, इस सभ्यता का नाम पहले हमने सिंधु घाटी की सभ्यता रख दिया, इसलिए कि 1947 तक जितने भी अवशेष प्राप्त हुए हैं हमें वो सिंधु नदी की सहायक नदियों के आसपास से प्राप्त हुए हैं, जिस कारण हमने प्रारंभ में इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी की सभ्यता रख दिया था। लेकिन जैसे जैसे हम लोगों ने इस सभ्यता के संदर्भ में अधिक जानकारी जुटाना प्रारंभ किया, अधिक जगहों पे उत्खनन करना प्रारंभ कर दिया, तो हमने पाया कि सिंधु घाटी की सभ्यता के अलावा भी अन्य नदी सिंधु नदी और इसके सहायक नदियों के अलावा भी अन्य नदियों के आसपास भी इसके अवशेष प्राप्त हो रहे हैं। तो इस बात पे
चर्चा हुआ कि इसका नाम सिंधु घाटी की सभ्यता रहने देना या रखना उतना उचित नहीं होगा, तो एक आधार लिया गया कि इस सभ्यता का नाम इस आधार पर रखा जाए कि इस सभ्यता के संदर्भ में पहला खोजा गया स्थल वो क्या था, उस स्थल के नाम पे ही इस सभ्यता का नामकरण कर दिया जाता है। तो इस आधार पे चूंकि 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन पहली बार कराया था और पता चला था कि यहाँ पर कोई सभ्यता है, तो चूंकि पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा था, इसलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ गया। अब देखते हैं कि अगला क्या नाम है। अगला जो नाम है हड़प्पा सभ्यता का वो है सिंधु सरस्वती सभ्यता। सरस्वती सभ्यता सन 1947 के बाद से लगभग अब तक लगभग सिंधु सरस्वती सभ्यता सरस्वती सभ्यता 1947 के बाद से अब तक लगभग 1400 स्थलों का उत्खनन इस सभ्यता के संदर्भ में हो चुका है। अब तक लगभग 1400 स्थलों का खोज या उत्खनन इस सभ्यता के संदर्भ में हो चुका है। लगभग 1400 स्थलों का उत्खनन इस सभ्यता के संदर्भ में हो चुका है अब इस 1400 स्थलों में अधिकांश स्थल लगभग 1100 स्थल सरस्वती नदी के आसपास पाए गए हैं हो चुका है। इन स्थलों में से जिनमें से लगभग 1100 स्थल लगभग 1100 स्थल सरस्वती नदी के आसपास पाए गए हैं। सरस्वती नदी के आसपास पाए गए हैं। इसलिए इस सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। इसलिए इस सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। सभ्यता भी कहा जाता है। इसको सरस्वती सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता क्यों कहा जाता है, ये हमने देखा। सिंधु सरस्वती सभ्यता अब तक लगभग 1400 स्थलों का उत्खनन हो गया है। लगभग 1400 स्थलों का उत्खनन इस सभ्यता के संदर्भ में हो चुका है, जिसमें से लगभग 1100 स्थल लगभग सरस्वती नदी के आसपास से पाए गए हैं, जिस कारण इस सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। जो हम लोगों का नामकरण में जो अगला नाम है वो है कांस्य युगीन सभ्यता।
कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ के लोग तांबे में टिन मिला के कांसे का निर्माण करते थे। हालांकि कांसे के निर्माण का तांबे में टिन मिला के कांसे का निर्माण करना, ऐसा प्रमाण हमको ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों से प्राप्त हो जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता, जो ताम्र पाषाण संस्कृतियां हैं, वो ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां हैं, कुछ संस्कृतियां हड़प्पा पूर्व हैं, कुछ संस्कृतियां हड़प्पा समकालीन हैं, हड़प्पा समकालीन हैं, और कुछ संस्कृतियां हड़प्पोत्तर हैं, हड़प्पोत्तर हैं। हम देखते हैं जब हम लोग इसके बाद का जो हम लोगों का टॉपिक होगा, जब सिंधु घाटी सभ्यता कंप्लीट कर लेंगे तो हम ताम्र पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि कुछ संस्कृतियां जो हैं वो हड़प्पा सभ्यता से पहले की हैं, कुछ संस्कृतियां हड़प्पा सभ्यता के समकालीन हैं, और कुछ हड़प्पा सभ्यता के पतन होने के बाद की संस्कृतियां हैं। तो जो संस्कृतियां हड़प्पा समकालीन हैं, उन संस्कृतियों में हम देखेंगे कि तांबे में टिन मिला के कांसे का निर्माण किया जाता था। तांबे प्लस टिन मिला के कांसा बनाया जाता था। तो लगभग हम ये कह सकते हैं कि पहली बार इस काल में यानी कि हड़प्पा सभ्यता के काल में पहली बार तांबे में टिन मिला के कांसा का निर्माण किया गया था। और कांसे का निर्माण भी, कांसे का प्रयोग भी काफी पर्याप्त मात्रा में किया जाता था, क्योंकि पहली बार तांबे में टिन मिला के कांसा का निर्माण इस सभ्यता के लोगों ने किया, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तांबे में टिन मिला के, तांबे में टिन को मिलाकर इस सभ्यता के लोग कांसे का निर्माण करते थे। कांसे का निर्माण करते थे। तांबे में टिन को मिला के इस सभ्यता के लोग कांसे का निर्माण करते थे, और कांसे का उपयोग भी लगभग पर्याप्त मात्रा में करते थे। इसलिए इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया, करते थे। इसलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा गया। हमने देख लिया कि इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है। हमने जाना कि तांबे में टिन मिला के इस सभ्यता के लोग कांसे का निर्माण करते थे, और इसका मतलब कांसे का उपयोग भी लगभग अपने जीवन में पर्याप्त मात्रा में किया करते थे।
जिस कारण हम इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कह देते हैं। अगला जो नाम आता है हमारा वो है प्रथम नगरीय क्रांति। प्रथम नगरीय क्रांति। प्रथम नगरीय क्रांति भी इस सभ्यता को कहा जाता है, क्योंकि इस सभ्यता के लोगों ने भारत में पहली बार नगरों का निर्माण किया। इससे पहले हमारे देश में जितनी भी संस्कृतियां रही हैं सभी के सभी ग्रामीण संस्कृतियां रही हैं। इस सभ्यता के लोगों ने पहली बार भारत में, देख लीजिए सही चल रहा है, पहली बार भारत में नगरों का विकास किया। इसलिए इस सभ्यता को हम लोग प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। प्रथम नगरीय क्रांति क्यों कहा जाता है? भारत में पहली बार 1 घंटा 12 सेकेंड